Good morning. Good morning, all of you. In the series of immunity lectures, today we will study about autoimmunity and autoimmune diseases. So first of all, what we have to understand, what is autoimmunity? Autoimmunity क्या एक डिसऑर्डर है. एक्चुअली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम में यही होता है कि हमारे बॉडी जो इम्यून सिस्टम में ये फॉरेन एंटीजेंस के अगेंस्ट हमको बचाते हैं या उससे डिफेंड करते हैं. तो ये इम्यून सिस्टम का यही काम है कि आप ये फॉरेन एंटीजन को, जो नॉन सेल्फ एंटीजन होते हैं, जो हमारा सेल्फ का नहीं होता. नॉन सेल्फ दो तरह के एंटीजन हो सकते हैं. सेल्फ एंटीजन जो कि आपके बॉडी के अंदर है, और नॉन सेल्फ एंटीजन जो कि आपके बॉडी के बाहर का है, फॉरेन मटेरियल है. तो ऑटो इम्यून डिजीज उनको पहचान के फिर अपने लिम्फोसाइट सेल्स को एक्टिवेट करके, यू नो द एडेप्टिव इम्यूनिटी में टी सेल्स और बी सेल्स हम लोगों ने पढ़ा है, वो उसको एक्टिवेट करके फिर उसके थ्रू हमें बचाते हैं. तो दिस इज अबाउट इम्यून सिस्टम. तो अगर ऑटो इम्यूनिटी क्या है, अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगे, तो हमारे ही अपने ही बॉडी के टिश्यू को अगर रिस्पॉन्स करने लगे. ऑटो इम्यून क्या है? एक डिसऑर्डर है बॉडी का. जो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्या करता है, विच इज एन इम्यून रिस्पॉन्स. वो किसके लिए होता है? अगेंस्ट कंपोनेंट और द प्रोडक्ट्स. अगर आपके ओन टिश्यूज को ट्रीट करने लगता है फॉरेन मटेरियल के जैसा और उसको अटैक करने लगता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून. और इसके कारण जो बीमारी होती है उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस. अब जैसे अब उसके पहले आपको एक इम्यून टॉलरेंस वर्ड है. तो क्यों हमारा जो सेल्स है, जो हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, वो फॉरेन एंटीबॉडीज को पहचान लेते हैं और अपने को छोड़ देते हैं, अपने को नहीं पहचानते. तो इसको वो जो टॉलरेट करता है खुद के सेल्फ एंटीजेंस का जो टॉलरेंस है, उसको हम लोग कहते हैं इम्यून टॉलरेंस. इम्यून नॉर्मली क्या होता है, इम्यून सेल जो होता है रिएक्ट करता है किसके अगेंस्ट? फॉरेन एंटीजन के सेल. और हेल्दी सेल्स डिस्प्लेइंग सेल्फ एंटीजन एंड ट्रिगर एंड इम्यून सिस्टम, जिसको हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं. ठीक है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है इम्यूनिटी का. अब इम्यून टॉलरेंस क्या है? इम्यून टॉलरेंस क्या है? ये अनरिस्पॉन्सिवनेस, ये अपने सेल्स के लिए अनरेस्पॉन्सिव है. अपने जो एंटीजेंस है उसके लिए वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अनरेस्पॉन्सिव है. तो उसको अपना सेल्फ एंटीजन के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करता है. तो इसको हम लोग कहते हैं इम्यून टॉलरेंस. इसको कहते हैं हम लोग इम्यून टॉलरेंस. सेल्फ एंटीबॉडी के लिए हमारा टॉलरेंट है इम्यून सिस्टम. तो दिस इज नोन एज इम्यून टॉलरेंस. तो फॉर ऑटो इम्यूनिटी आपके जैसा सिलेबस में इम्यून टॉलरेंस वर्ड नहीं दिया है, बट इन टू अंडरस्टैंड ऑटो इम्यूनिटी यू हैव टू नो अबाउट दिस इम्यून टॉलरेंस. बिकॉज जब ये टॉलरेंस खत्म हो जाएगा, टॉलरेंस की वजह से हमारा सिस्टम अपना सेल्फ एंटीजन को नहीं पहचान रहा, जिस समय ये टॉलरेंस खत्म हो जाएगा उस समय वो सेल्फ एंटीजन को मारने लगेगा. तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इम्यून टॉलरेंस एंड ऑटो इम्यूनिटी. तो ऑटो इम्यूनिटी कब अराइज होगी? इसीलिए ऑटो इम्यूनिटी जब अराइज होगी जब देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ इम्यून टॉलरेंस. जब ये इम्यून टॉलरेंस ब्रेक डाउन कर जाएगा तब ऑटो इम्यूनिटी अराइज होगी. अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इम्यून टॉलरेंस का मैकेनिज्म कि कैसे होता है. तो आप इनेट और एडेप्टिव अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि इनेट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इनेट इम्यून सिस्टम, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है क्या? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम. वो स्पेसिफिक होता है, ये जनरल होता है, ये सभी के अगेंस्ट काम करता है. उसके बाद जब इससे आगे बढ़ता है तब हम लोग एडेप्टिव, जिसमें मेन आता है बी सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम के टॉलरेंस में इन दोनों का मैच्योरेशन के समय इनको ट्रेनिंग दी जाती है. जब ये मैच्योर होते हैं बी सेल्स और टी सेल्स, तो उस समय इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन आपके सेल्फ एंटीजन है और कौन आपको फॉरेन एंटीजन है. तो लेट्स सी अबाउट दैट. तो दो तरह के इम्यून जो टॉलरेंस होता है वो लगभग दो तरह का होता है. एक सेंट्रल टॉलरेंस
और एक पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस मतलब जो कि सेंट्रल लिम्फोइड सिस्टम में काम करता है, जहां पे सबसे पहले तो सेंट्रल लिम्फोइड सिस्टम क्या है, थाइमस है और बोन मैरो है। तो पहले जब यहीं पे इमैच्योर बी सेल्स और टी सेल्स मैच्योर करते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, याद रखने के लिए बस एक टिप जैसा है कि टी सेल्स कहाँ पे मैच्योर होंगे, टी सेल्स थाइमस में, टी से थाइमस, टी से टी सेल्स, और बी सेल्स जो है वो बोन मैरो में। बी से बी सेल्स है तो बोन मैरो इज फ्रॉम बी। तो ये याद रखने के लिए कि कंफ्यूज नहीं हो कि टी सेल्स कहाँ मैच्योर होते हैं और बी सेल्स कहाँ मैच्योर होते हैं। तो टी सेल्स थाइमस में और बी सेल्स बोन मैरो में। तो उसके लिए क्या होता है, सेल्फ रिएक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए वेरियस चेक पॉइंट्स लगाता है। जब वो चेक पॉइंट लगाया जाता है कि टू मेंटेन इम्यून टॉलरेंस को मेंटेन करने के लिए वेरियस, जब लिम्फोसाइट जब मैच्योर होते हैं उस समय वेरियस चेक पॉइंट्स लगाया जाता है। तो सेंट्रल टॉलरेंस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट। तो क्योंकि यहीं पे जनरेट होंगे बी सेल्स और टी सेल्स, तो फर्स्ट जो होगा तो कहाँ पे ये होगा, मैंने बोला कि दो सेंट्रल लिम्फोसाइट ऑर्गन है, दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस। तो जो ये सेंट्रल टॉलरेंस है ये कहाँ पे होगा, बोन मैरो एंड थाइमस में। ठीक है, तो ये फिर वहां पे जैसे उनको जैसे जैसे ये फिर एक बहुत लंबा चैप्टर है अलग से सेंट्रल टॉलरेंस और ये, बट आई एम जस्ट समराइज करके बता रहे हैं कि बिकॉज वी आर एक्चुअली कंसर्न फॉर ऑटो इम्यूनिटी। तो जब ये दोनों सेल्स मैच्योर होते हैं, टी सेल्स थाइमस में और बी सेल्स बोन मैरो में, तो वहां जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं तो वहां पे अगर ये सेल्फ एंटीजन से करते हैं, अगर सेल्फ एंटीजन के अनुरूप इनका आता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर उस सेल्स को। इसका मतलब कोई मान लो टी सेल्स में सेल्फ एंटीजन से बाइंड होने लगता है, तो वैसे सेल्स को अगर भेजेगा सर्कुलेशन में तो वो आगे जाके फिर ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट करेगा। तो उसको उसी समय चेक पॉइंट कर दिया था, उसी समय उसको हटा दिया जाता। बहुत सारे मेथड है हटाने के, अभी हम लोग देखेंगे, जिसमें एपोप्टोसिस होता है, जिसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। उस सेल्स को डेथ उसका होता है। और जहां पे बाइंडिंग होती है, अगर बाइंडिंग उसके साथ हो रही है थोड़ी वीक है तो उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, इसका मतलब कि वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर देगा एंटीजन से और आगे जाके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो उसको वहां से उसको अलग अलग तरीके से सेल डेथ या है एनर्जी है जिसमें उसका ग्रोथ को रिटार्ड कर दिया जाता है, या बहुत सारे प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि जो भी अगर वहां पे सेल्फ बाइंडिंग एंटीजन से अगर कोई सेल्स लिम्फोइड सेल्स अगर अटैच होते हैं, मतलब कि वो आगे जाके ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे, तो उसको उसी मैच्योरेशन के स्टेज में ही हटा दिया जाता है। तो ये सेंट्रल टॉलरेंस में होता है कि वो जब नॉन मैच्योर से मैच्योर होने वाले स्टेज में ही अगर वैसे आइडेंटिफाई सेल्स हो जाते हैं तो उसको हटा दिया जाता है उसी समय। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रल टॉलरेंस में। ये कहाँ होता है, बोन मैरो और थाइमस में। वही नेगेटिव सिलेक्शन है। एपोप्टोसिस मैंने बताया था अभी कि सेल डेथ, इट इज नोन एज सेल डेथ। एक दूसरे फिगर से आपको मैं समझाती हूँ। पहले हाँ पेरिफेरल टॉलरेंस पहले, अब है कि जो सेंट्रल टॉलरेंस में इमैच्योर से मैच्योरेशन के प्रोसेस में चेक पॉइंट्स लगा दिया जाता है और उनको है, लेकिन फिर भी ये पूरे तरह से सेफ नहीं है। वहां से फिर भी कुछ वैसे लिम्फोसाइट जो कि सेल्फ एंटीजन को बाइंड करेंगे वो आ जाते हैं, तो उसको फिर सेकेंड स्टेज में डिस्ट्रॉय किया जाता है पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ठीक है, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स जैसे लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, वहां पे मैच्योर हो चुके हैं लेकिन वो एलिमिनेट नहीं हो पाए, वैसे को फिर से हटाया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। ठीक है, व्हेन सेंट्रल टॉलरेंस डिस्ट्रॉय वाइल, मतलब अधिकतर ये सेंट्रल टॉलरेंस से डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट इट इज नॉट अ फ्लॉलेस प्रोसेस। फिर भी कुछ रह जाते हैं,
some सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट एस्केप नेगेटिव सिलेक्शन। जो प्रोसेस अभी था, मैंने बहुत डिटेल में नहीं अभी उसको वो किया है, जो प्रोसेस था वहां से वो मतलब कि एस्केप कर जाते हैं एंड एंटर द सर्कुलेशन, और मैच्योर होके बाहर आ जाते हैं। तो व्हेन दे कैन कॉज, फिर वो अगर वो है सेल्फ एंटीजन को कॉज कर सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको फिर सेकेंड स्टेज में डिस्ट्रॉय किया जाता है या सप्रेस किया जाता है, या तो डिस्ट्रॉय किया जाता है या सप्रेस, मतलब या तो दबाया जाता है उनके एक्शन को। तो इसको कहते हैं हम लोग पेरिफेरल टॉलरेंस इज द नेक्स्ट चेक पॉइंट। माने ऑटो इम्यूनिटी को डिफेंस करने के लिए जो पहला चेक पॉइंट है वो सेंट्रल टॉलरेंस है, और जो वहां से भी बच के निकल गए उसको हम लोग पेरिफेरल टॉलरेंस कहते हैं। इज द नेक्स्ट पॉइंट टू अवॉइड द ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है डिलीशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव, या तो डिलीट कर वो हटा देगा डिलीशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट बाय एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस अभी मैंने बताया था, इट इज नोन एज प्रोग्राम सेल डेथ। और उसके बाद ऑफ सेल्फ रिएक्ट या सप्रेस कर देता है, उसमें से जो डिटेल में आप लोग पढ़िएगा जब पता चलेगा कि सप्रेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट को सप्रेस करता है, उसका एक्शन को दबा देता है। कैसे? ट्रैक से स्पेसिफिक टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट विद इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट। ये क्या है? जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का इफेक्ट है, दिस इज नोन एज ट्रैक। इसके द्वारा ये उसको सप्रेस कर देता है। ठीक है, एंड इंडक्शन ऑफ एनर्जी। और तीसरा क्या मेथड है? एनर्जी। एनर्जी मतलब ए से है, एनर्जी ई नहीं है, ऊर्जा वाला एनर्जी नहीं है, ए से। एनर्जी मतलब उसको आपको सरेंडर करके पहले धीरे से उसको उसके अनरेस्पॉन्सिव बना देगा, सेल्फ एंटीजन को, लिम्फोसाइट को अनरेस्पॉन्सिव बना के फिर बाद में ये एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये 2-3 मेथड है जिसमें या तो सप्रेस करेगा या डिलीट करवा देगा, मतलब एपोप्टोसिस से, या उसको अनरेस्पॉन्सिव बना देगा। तो ये पेरिफेरल टॉलरेंस का, ये आप एक फिगर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सेंट्रल टॉलरेंस है, सेंट्रल टॉलरेंस, और ये सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस का ये है। ये लिम्फोइड प्रिकर्सर है सेंट्रल टॉलरेंस, क्योंकि सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज बोन मैरो और थाइमस में हो रहा है, तो वहां पे लिम्फोइड प्रिकर्सर्स होते हैं। उसके बाद अगर ये रिकॉग्निशन अगर करते हैं सेल्फ एंटीजन का, अगर रिकॉग्नाइज करते हैं, तो या तो एपोप्टोसिस होगा, मतलब डिलीट हटा देंगे वो, या भी एक तो होता है, एक वर्ड आता है रिसेप्टर बाइंडिंग। बोन मैरो में रिसेप्टर एडिटिंग, एडिट करना मतलब चेंज करना। तो अगर इसके पास जीन्स है, दैट इज ऑन द जेनेटिक लेवल, अगर इसके पास ऐसे जीन्स है तो उसके जीन को, मेकअप को चेंज करके ये सेल्फ एंटीजन को, रिकॉग्निशन साइट को हटा देगा। तो इसके द्वारा भी, तो अगर ये मान लीजिए उसको एक तरह से ये रिपेयर करना हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर एडिटिंग। ये सिर्फ बी सेल्स में होता है। बी सेल्स मतलब बी सेल्स कहाँ मैच्योर करता है? अभी बताया था मैंने, बी फॉर बोन मैरो, तो बोन मैरो में ये बी सेल्स में होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स, इसमें ये सिर्फ टी सेल्स में होता है, जिसको अभी हम लोगों ने बताया था ना, सप्रेस कर देता है ट्रैक से। तो ये टी सेल्स में होता है, और रिसेप्टर एडिटिंग बी सेल्स में होता है। तो ये हो रहा है आपका कहाँ? सेंट्रल लिम्फोइड सिस्टम, दैट इज थाइमस एंड बोन मैरो। थाइमस और बोन मैरो में ये हो रहा है। और पेरिफेरल रिकॉग्निशन, अगर यहाँ से फिर भी बच के निकल गए, तब आपका पेरिफेरल में उसका चेक पॉइंट्स आएगा वहां पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? ये लिम्फोइड प्रिकर्सर थे, ये इमैच्योर थे। यहाँ पे क्योंकि ये मैच्योरेशन के बाद का प्रोसेस में बच के आ गए, तो ये जो लिम्फोसाइट्स है ये मैच्योर्ड है। ठीक है, अगर उसके बाद फिर अगर इनमें सेल्फ एंटीजन रिकॉग्निशन साइट्स मिलती हैं, तो या तो एनर्जी होगा, अभी बताया था मैंने, जिसको है, या एपोप्टोसिस भी हो सकता है, या सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये 2 मेथड आपको ऑटो इम्यूनिटी के पहले थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है माइंड में, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम आने की वजह से ऑटो इम्यूनिटी होती है। इतने सारे सिस्टम में एक्चुअली चेक पॉइंट्स लगाए, उसको बचाने के लिए लगा रहे, लेकिन फिर भी कहीं बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये या म्यूटेशन हो जाएगा, या ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, बहुत सारे चीजें हैं जिनकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी फिर भी डेवलप हो सकती है। अब वही है, अब लॉस ऑफ इम्यून टॉलरेंस। लॉस ऑफ इम्यून टॉलरेंस मतलब कि अब इम्यून टॉलरेंस, आपने अगर इम्यून टॉलरेंस में अगर लॉस हो जाता है, तब क्या होगा? ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस चेक पॉइंट्स, इतने सारे चेक पॉइंट्स लगने के बाद भी, सम पीपल स्टिल
डेवलप ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, फिर भी किन्हीं में ऑटो इम्यूनिटी डिजीज डेवलप हो जाती है। और ये क्या होता है, अराइज डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कोई सिंगल फैक्टर नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जेनेटिक, अभी मैंने बात की थी जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है। फीमेल सेक्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे जेनेटिक में ये जेनेटिक डिजीज टाइप होता है कि ऑफन रन इन फैमिलीज विद द ह्यूमन ऑफ ल्यूकोसाइट एंटीजन, जिसमें जीन फैमिली में होता है, ये कंट्रीब्यूट करते जाते हैं जेनेटिक, तो ये जेनेटिक चलता है। फीमेल सेक्स में ये बहुत देखने को मिलता है, मे बी ये सजेस्ट हो सकता है कि एस्ट्रोजन, और एक्चुअली ये चाइल्ड बियरिंग एज में जिस समय फीमेल रहती है उस समय ये ज्यादा ऑटो इम्यूनिटी डेवलप करने के चांसेस हो सकते हैं। और ड्यू टू, या मतलब हम लोग उसको देख सकते हैं कि मे बी ड्यू टू द एस्ट्रोजन में इफेक्ट हो सकता है, एस्ट्रोजन की वजह से ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अभी हमने ट्रैक की बात की थी, अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी ये चेंज हो सकता है। इन्फेक्शन, किसी वजह से कोई इन्फेक्शन होगा, ऑटो इम्यून कंडीशन में बी ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शन। और एक मॉलिक्यूलर मिमिक्री एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, मिमिक करना, मतलब उसको किसी को, वन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है ये, in which the immune system fails to distinguish, क्या होता है, इम्यून सिस्टम फेल कर जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन फॉरेन एंटीजन में एंड मतलब किसी फॉरेन अपने ही सेल्फ एंटीजन को वो मिमिक किसी दूसरे फॉरेन एंटीजन से, हो सकता है दोनों का बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर सेम हो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और ये वो मिमिक हो जाता है, इसकी वजह से वो अपने ही सेल्फ एंटीजन को अटैक कर देता है। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्यों, ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कि मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, तो बहुत सारे पोस्ट मैकेनिज्म है, जिसमें कि हिडन क्लोन, अल्टर्ड एंटीजन, सिक्वेस्ट्रल एंटीजन, इम्यूनोलॉजिकल डिफिशिएंसी थ्योरी और जेनेटिक इन्फ्लुएंस, ये सब हमको अब अलग अलग देखेंगे। ये सारे मैकेनिज्म इसकी वजह से ये इंड्यूस हो सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी। नंबर 1 है आपका फॉरबिडन क्लोन। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन इन द लिम्फोसाइट, अगर लिम्फोसाइट सेल्स में अगर कोई म्यूटेशन हो गया और चेंज्ड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ चेंज और अल्टर्ड क्लोन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये अल्टर्ड क्लोन जो है वो रिकॉग्नाइज होस्ट को ही फॉरेन के जैसे, फॉरेन मटेरियल के जैसा रिकॉग्नाइज करने लगेगा एंड इट विल डेवलप द ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये म्यूटेशन की वजह से हुआ। अल्टर्ड एंटीजन, सम ऑफ द एंटीजन ऑफ द होस्ट सेल किसी केमिकल या बायोलॉजिकल या फिजिकल बेसिस मींस के थ्रू हो सकता है कि वो अल्टर हो गया, अल्टर हो जाएगा, एंटीजन ही अल्टर हो जाएगा, आपका जो सेल्फ एंटीजन है उसमें किसी तरह से अल्टरेशन हो गया, तो वो न्यू एंटीजन फॉर्म कर देगा जिसको कि आपका बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा फॉरेन की तरह, फॉरेन एंटीजन की तरह। तो ऐसे भी आपका अल्टर्ड एंटीजन की वजह से ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। सिक्वेस्ट्रल एंटीजन, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्वेस्ट्रल, मतलब हिडन, सिक्वेस्ट्रल मतलब हिडन, सम ऑफ द एंटीजन जो है आपके इम्यून सिस्टम से हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, उसको इम्यून सिस्टम नहीं देख पाता है, ठीक है। तो इफ वो जिस ऑर्गन में ये सिक्वेस्ट्रल एंटीजन है, अगर वो ऑर्गन में डैमेज हो जाए, इफ द ऑर्गन कंटेनिंग सच एंटीजन आर डैमेज, तो वो क्या होगा, जो छिपाए हुए थे वो एक्सपोज हो जाएगा, तो एक्सपोज हो जाएगा तो फिर आपको उसका इम्यूनिटी सिस्टम उसको रीड कर लेगा और ऑटो इम्यूनिटी कॉज करेगा। अब होता है इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होगा, म्यूटेशन वही है, लॉस ऑफ इम्यून, कोई किसी वजह से अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है तो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी वो अपने सेल्फ एंटीजन को फॉरेन एंटीजन की जैसा समझ सकता है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस, अभी पहले भी मैंने बात की थी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट वाज फैमिली स्टडीज में देखा जाता है कि ये जेनेटिकली मूव करता है। तो ऑटो इम्यूनिटी में स्ट्रांगली सपोर्ट दैट द रोल ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस, इसको लीड करता है ऑटो इम्यूनिटी को, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जा सकता है। अब है कि किस टाइप ऑफ ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है, कितने तरह के ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनिक मैकेनिज्म, ऑटो डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, जैसे कि ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो डिजीज और सिस्टमेटिक, किसी स्पेशल ऑर्गन के स्पेसिफिक है, जैसे अभी हम लोग बात किए थे डायबिटीज की, टाइप 1 डायबिटीज की, दैट इज ऑर्गन स्पेसिफिक, दैट इज पैनक्रियास, और भी जाएंगे तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस स्पेसिफिक है, और एक सिस्टमेटिक ऑटो इम्यून डिजीज। क्लियर?
तो ऑर्गेन स्पेसिफिक डिजीज में क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ कंपोनेंट ऑफ किसी पर्टिकुलर ऑर्गेन पे ये डायरेक्टेड होता है, कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेन। इसको भी हम लोग दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज मेडिएटेड बाय डायरेक्ट सेलुलर डैमेज, या तो डायरेक्टली उसको डैमेज करेगा, या डिजीज मेडिएटेड बाय वो स्टिमुलेट कर देगा ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज को ब्लॉक करके, उसकी वजह से दो तरह से, या तो डायरेक्टली उसको डैमेज कर रहा है या एंटीबॉडीज को ब्लॉक कर देगा तो वो एंटीजन उसके साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, तो ये डिजीज मेडिएटेड बाय स्टिमुलेटिंग, या तो स्टिमुलेट कर देगा या ब्लॉक कर देगा, दो वजह से ऑटो एंटीबॉडीज को इसकी वजह से ये होगा। ऑटो इम्यून डिजीज मेडिएटेड बाय डायरेक्ट सेल, अभी जो हमने बात की, ये लिम्फो अकर्स कब होता है, जब ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन, ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट सेलुलर डैमेज करता है, कॉजिंग सेलुलर लाइसिस या इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अफेक्ट करता है। और जो डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर वो रिप्लेस हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू से, एंड लूज इट फंक्शन, और उसका जो फंक्शन होता है वो लूज कर देता है। ठीक है, जैसे हैशिमोटोस थायराइडिस, थायराइड में ये होता है तो थायराइड का फंक्शन उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको थायराइड डेवलप हो जाएगा। ऑटो इम्यून एनीमिया, दीज आर द एग्जांपल। गुड पेस्चर सिंड्रोम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज आर द डायरेक्ट सेलुलर जो इम्यून डिजीज मेडिएटेड बाय डायरेक्ट सेल डैमेज, क्योंकि ये डायरेक्ट उस ऑर्गन को डायरेक्टली डैमेज करता है। और दूसरा है जो स्टिमुलेट करता है या ब्लॉक करता है, ऑटो एंटीबॉडीज को, अभी मैंने हम लोगों ने बात करा था। इन सम केस क्या होता है कि एंटीबॉडीज एक्ट एज एंटागोनिस्ट, मैंने उसके अगेंस्ट, उसके उल्टा काम करता है और बाइंड्स टू द हार्मोन रिसेप्टर। मान लीजिए कि थायराइड रिसेप्टर में बाइंड कर जाएगा तो वहां पे वो ब्लॉक कर देगा, हार्मोन रिसेप्टर में वो बाइंड कर जाएगा तो वो इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी क्रिएट करेगा। दिस यूजुअली लीड्स टू द ओवर प्रोडक्शन और इंक्रीज ऑफ सेल ग्रोथ। या तो इस थायराइड में हम लोग देखते हैं कि ग्रेव्स डिजीज में ये ऐसा करता है। ये क्या करता है, दे ऑल्सो बाइंड टू द हार्मोन रिसेप्टर फंक्शन, जो हार्मोन रिसेप्टर फंक्शन को बाइंड करता है और ब्लॉक कर देता है रिसेप्टर फंक्शन को, तो वो इम्पेयर्ड सिक्रेशन ऑफ मेडिएटर्स एंड ग्रेजुअल एट्रोफी, और या उस ऑर्गन का एट्रोफी हो जाता है धीरे धीरे। ये उसका एग्जांपल है ग्रेव्स डिजीज और माइस्थेनिया ग्रेविस। अब सिस्टमेटिक ऑटो इम्यून डिजीज में जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज विच इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द एंटीजन दैट इज प्रेजेंट इन मेनी डिफरेंट, बहुत अलग अलग जगह पे। अभी तो क्या ऑर्गन पे हम लोग किसी ऑर्गन पे फोकस कर रहे थे, ये मेनी डिफरेंट साइट्स पे एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं, कैन इंक्लूड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेवरल, इसमें बहुत सारे सेल्वर एक साथ सेवरल ऑर्गन और टिश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके पहले में था वो ऑर्गन स्पेसिफिक था, किसी एक ऑर्गन पे ही होता है। अगर इसमें अगर टी सेल्स और बी सेल्स में ही डिफेक्ट हो जाएगा तो जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां ये मल्टी फंक्शनल हो जाएगा। दिस डिजीज रिफ्लेक्ट द जनरल डिफेक्ट इन इम्यून रेगुलेशन, जो रेगुलेट करते हैं इम्यून रेगुलेशन को, अगर इसमें ही डिफेक्ट हो जाएगा तब ये इस टाइप का सिस्टमेटिक ऑटो इम्यून डिजीज की रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर एसएलई जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक लूपस इरिथ्रोमैटस, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अभी मैंने बताया था जैसा कि there are also some disease I have यहाँ पे डिटेल में मैंने दे दिया है, but you can also write the name also if it is not necessary to explain in the examination. अगर एग्जामिनेशन में डिजीज एक्सप्लेन नहीं करना हो, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हो, then only write these diseases. जैसे अभी ग्रेव डिजीज मैंने बताया, मिस्थेनिया ग्रेविस है, हैशिमोटोस थायराइड है, इसमें थायराइड सेल्स में स्पेसिफिक थायराइड एंटीजन में ये क्रिएट होता है। गुड पेस्चर सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून एनीमियाज है, भी बहुत कॉमन है, जिसमें 3 तरह के होते हैं, प्रीनिशियस एनीमिया, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया और ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलिटिक एनीमिया। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। सिस्टमेटिक लूपल, सारे एग्जांपल्स मैं पहले भी दे चुकी हूँ, ये उनके डिटेल्स में है। इफ इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन
for detail, especially for autoimmune disease, then only you discuss this. Otherwise, you just write the names of the these diseases. मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी मोस्ट कॉमन है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है जो कि बहुत वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा दिखती है। इसमें क्या होता है कि ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स जो माइलिन शीट होता है जो नर्व फाइबर को करता है उसमें पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन में, इन्फ्लामेटरी लेशंस वहां पे उसमें इन्फ्लामेटरी लेशंस होता है और उसको रप्चर कर देता है। ठीक है, तो सिंस माइलिन फंक्शन क्या करता है, इंसुलेट करता है नर्व फाइबर को, अगर उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा तो बहुत सारे न्यूमरस न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस अराइज करेंगे। इसको कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी बहुत कॉमन डिजीज है। इसमें पूरे आप देखोगे जॉइंट्स पूरे टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं। यू कैन गो थ्रू द गूगल एंड सी द फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल दिस। इसमें क्या होता है कि आर्थराइटिस में ग्रुप ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जो रिमेटिक फैक्टर और रिएक्टिव हो जाते हैं एंटीबॉडी के साथ। तो इसमें पूरे वो जो जॉइंट्स होते हैं वो टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं। इट इज अ वेरी, so this is about autoimmunity and some autoimmune diseases. So thank you to all.